9th क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो शेड्यूल आपको मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर 9 इज फॉर मंडे एंड लेक्चर 10 इज फॉर ट्यूसडे। तो आप लोगों ने मंडे और ट्यूसडे दोनों की डायरी के लिए इसी लेक्चर को समझना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लें, इसलिए इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। हम लोग स्टार्ट करें न्यू टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, पेज नंबर 108 पर है। ठीक है, हेडिंग्स जो है आपको साथ साथ नजर आती जाएंगी स्क्रीन पर। वो हेडिंग्स आपने हर पॉइंट, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बुलेट पॉइंट्स में नजर आ रही है, हर बुलेट पॉइंट पर एक हेडिंग है। हेडिंग्स जो है नेक्स्ट आपको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हेडिंग्स नजर आती जाएंगी, वो आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहले डिस्कवरी बताया हुआ है कि एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को किसने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट है विल्हेल्म क्यूने, उसने फर्स्ट टाइम एंजाइम की टर्म यूज की। ठीक है, तो एंजाइम नेम जो है वो सजेस्ट किसने किया, विल्हेल्म क्यूने ने इन 1878। ठीक है, और उसने एंजाइम अब कहा किस चीज को, अकॉर्डिंग टू हिम एंजाइम क्या चीज है। तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का मतलब है राउंड। ठीक है, ग्लोबुलर हम किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो राउंड होती है, स्फेरिकल होती है। तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स आपको पता है कि क्या होती हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन्स जब मिल जाती हैं तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब आपने फर्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होने से पहले का जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है वहां पे हेडिंग मार्क करें डिस्कवरी। तो 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेल्म क्यूने ने सबसे पहले एंजाइम की टर्म यूज की। और एंजाइम्स हैं क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और ये बनते हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ इम्यूनो एसिड से। अब उसके बाद आपको एक कुछ जनरल चीजें तो पहले से पता है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एंजाइम्स के बारे में, कि एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट का मतलब आप पहले समझ चुके हैं कि कैटलिस्ट कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि स्पीड अप करती है रिएक्शंस को विदाउट बीइंग यूज्ड इटसेल्फ। खुद वो रिएक्शन में यूटिलाइज तो नहीं होती, लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रेजेंस से रिएक्शन स्पीड अप हो जाते हैं। अब किस तरह से ये बायोकेमिकल रिएक्शन स्पीड अप होते हैं, इसका फिनोमेना आपने आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, साइड बॉक्स लिखा हुआ है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। All biochemical catalysts are not proteins. For example, some RNA molecules also catalyze reactions. मतलब कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में बायोकैटलिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ एंजाइम करें। हाँ, नो डाउट आपकी बॉडी के तकरीबन सारे के सारे एंजाइम्स ही बायोकैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस में एंजाइम के अलावा चीजें भी काम कर रही हैं। लाइक आरएनए एक मॉलिक्यूल है, आपको पता है आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये भी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस में एज अ बायोकैटलिस्ट काम कर रहा है। साइड बॉक्स को आपने अच्छे से हाईलाइट कर लेना, ताकि अगर आपको कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि व्हाट अदर एंजाइम कैन बी यूज्ड, सॉरी व्हाट अदर सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज अ बायोकैटलिस्ट अदर देन एंजाइम, तो आपको पता होना चाहिए वो आरएनए है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बुलेट पॉइंट पर आप हेडिंग लगाएं कंपोजिशन की। उसमें आपको कंपोजिशन बताएगी कि एंजाइम किस चीज से मिलकर बने होते हैं। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम्स अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। सेकंड पॉइंट है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग मार्क करें। अब रेट ऑफ रिएक्शन को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि एंजाइम वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो एंजाइम के प्रेजेंस में कैटेलाइज होते हैं उनकी स्पीड मिलियन टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज रिएक्शन व्हिच आर नॉट कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। किस हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो आप देखिए मिलियन टाइम्स उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अभी आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में रिएक्शंस कितनी जल्दी जल्दी विद इन फ्यू सेकंड्स, बल्कि सेकंड से भी कम टाइम में बहुत से रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, इसके दौरान में पूरी बॉडी के हर सेल में ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारे का सारा काम कैसे होता है, ये सारा काम होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम ना हो तो हम एक दफा सांस लें और वो ऑक्सीजन तो पता नहीं कितने घंटों तक हमारे हर सेल तक पहुंचे और फिर हर सेल अपनी मर्जी से उसको कैटेलाइज करे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने में इसका बड़ा रोल है। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिसिटी का। थर्ड पॉइंट पर आप पेज नंबर 109 पर हेडिंग मार्क करें स्पेसिफिसिटी। तो एंजाइम्स जो है ये वेरी स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को कैटेलाइज नहीं कर सकता।
हर सबस्ट्रेट के लिए उसके अकॉर्डिंग एंजाइम बना हुआ होता है। जैसे कि आप कुछ एंजाइम्स के नाम अब याद कर चुके हैं, लाइपेज, प्रोटीएज। ये एंजाइम्स डिफरेंट क्यों है? लाइपेज उस एंजाइम को कहते हैं जो लिपिड को कैटालाइज करता है, और प्रोटीएज वो एंजाइम है जो प्रोटीन को कैटालाइज करता है। तो अगर आप कहें कि प्रोटीएज के सामने लिपिड मॉलिक्यूल रख दिया जाए और वो उसकी भी कैटालिसिस कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन, नो डाउट एंजाइम भी वही है, सबस्ट्रेट भी वही है, लेकिन ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। हर एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है और उसी को कैटालाइज करता है। तो प्रोटीएज इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन एंड लाइपेज इज स्पेसिफिक फॉर लिपिड्स। ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे कोट कर लें आप। प्रोटीएज एंजाइम इज यूज्ड फॉर टू कैटालाइज प्रोटीन एंड लाइपेज एंजाइम इज यूज्ड टू कैटालाइज लिपिड्स। ये थर्ड पॉइंट स्पेसिफिसिटी में आपकी एग्जांपल आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है एक्टिव साइट का। तो एक्टिव साइट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि एंजाइम के ऊपर पूरा का पूरा एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन शो नहीं करता। एंजाइम के ऊपर एक स्मॉल रीजन होता है, उस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। उसे एक्टिव साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो जगह होती है जहां पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है और एंजाइम अपना काम करता है उस सबस्ट्रेट पर। जैसे कि आप ये एनिमेशन में देख रहे हैं कि किस तरह से एक सबस्ट्रेट आता है, एक्टिव साइट में फिक्स हो जाता है, ग्रीन कलर का सबस्ट्रेट है, वो एक्टिव साइट पर आके अटैच होगा, एंजाइम से कैटालाइज करेगा और दो न्यू प्रोडक्ट्स बना देगा ब्लू और येलो कलर में। ये तो एक एग्जांपल थी समझाने के लिए। बॉडी में सारे के सारे बायोकैटालिस्ट रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम एज अ बायोकैटालिस्ट ऐसे ही एक्ट करता है। सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट पर आप हेडिंग देंगे एक्टिव साइट। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पॉइंट, उस पर हेडिंग लिखिए कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी। अब कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी में क्या लिखेंगे आप लोग? इसमें इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स में बताया हुआ है कि एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, एंजाइम की एक्टिविटीज कंट्रोल्ड होती है। अगर कंट्रोल नहीं हो तो हर वक्त एक ना एक रिएक्शन तो होता ही चला जाए। लाइक आप देखें कि अगर प्रोटीएज है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसकी वर्किंग को कहीं रुकना भी तो है ना। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद उसकी एक्टिविटी को रोक देना चाहिए, ताकि जितनी जितनी जरूरत हो उतना ही रिएक्शन प्रोसीड हो सके। तो एंजाइम्स के पास एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करने का मतलब है रोक देते हैं। और एक्टिवेटर्स क्या है? एक्टिवेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अगर एंजाइम के साथ लग जाए तो वो उस रुके हुए एंजाइम को, जिसका काम इनहिबिट हुआ होता है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो इनहिबिटर्स के प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है, एक्टिवेटर्स की प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी पहले से ज्यादा हो जाती है। ये है आपका फिफ्थ पॉइंट, इसे भी हाईलाइट करें। नेक्स्ट है आपके पास कोफैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सिर्फ कोफैक्टर भी आ सकता है डिफाइन करने के लिए, और कोफैक्टर की जो नीचे दो सब टाइप्स लिखी हुई हैं ये भी इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकती हैं। अब ये कोफैक्टर क्या है, इसको देखते हैं। कोफैक्टर की आगे दो टाइप्स है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। कोफैक्टर आपके पास क्या है? को बेसिकली आपके पास कुछ एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी इनहेंस करने के लिए कुछ अदर सब्सटेंसेस की, नॉन प्रोटीनिक पार्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंजाइम्स तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं ना, लेकिन उस प्रोटीन इन नेचर एंजाइम के साथ अगर एक कुछ स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाए तो उसकी एक्टिविटी और ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, इसे आप कहेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर अगर इनऑर्गेनिक होगा तो उसकी एग्जांपल्स हो सकती है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। आपके पास बहुत सारे आयन्स हैं जो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का काम करते हैं। अगर ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स अगर यहाँ पे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स अगर एंजाइम से अटैच हो जाएंगे तो उसकी एक्टिविटी को एनहांस करेंगे। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम क्या चीज है? आपके पास अगर तो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनिक पोर्शन जो एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है, अगर वो परमानेंटली अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन वो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पोर्शन अगर टेम्परेरीली अटैच हो, कुछ टाइम के लिए अटैच हो और अपना काम करने के बाद वो डीटैच हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। The non-protein part of the enzyme which is organic in nature, but if it is attached permanently with the enzyme, then it is called prosthetic group. And if the organic non-proteinic organic component
will attach for certain time duration or for temporarily attached enzyme, it is known as coenzyme. इन दोनों की अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है स्क्रीन पर, आप लोग लिखें इसके साथ. बुक में एग्जांपल्स तो है लेकिन वो डिफरेंट नहीं लिखी हुई. प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है फ्लेवोप्रोटीन या राइबोफ्लेविन, वहां पे लिखा हुआ है वो लिखे, और साथ में FAD. कोएंजाइम के एग्जांपल में आप NAD लिख सकते हैं. ठीक है, राइबोफ्लेविन और FAD प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है, क्योंकि राइबोफ्लेविन ये FAD परमानेंटली अटैच हो जाते हैं एंजाइम के साथ, और NAD जो है ये टेम्परेरीली अटैच होता है, अपना काम करता है, रिएक्शन प्रोसीड करवाता है, उसके बाद डिटैच हो सकता है. ये आपको डायग्राम शो करेगा किस तरह एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम अटैच हो सकते हैं. यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है, याद रखिएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली अटैच होते हैं, कोएंजाइम्स जो हैं वो टेम्परेरी कोफैक्टर्स हैं. कोफैक्टर और कोएंजाइम में भी कंफ्यूज नहीं होना, कोएंजाइम इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट है मेटाबॉलिक पाथवे का. तो इसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट एंजाइम्स एज अ ग्रुप वर्क करते हुए कंप्लीट मेटाबॉलिक पाथवे बना देते हैं. अब वो कंप्लीट मेटाबॉलिक पाथवे कैसे बनता है कि एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होगा, उससे प्रोडक्ट बनेगी, और वो प्रोडक्ट फिर अगले किसी दूसरे एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगी, फिर एंजाइम उसको एज अ सबस्ट्रेट लेगा, कन्वर्ट कर देगा किसी न्यू प्रोडक्ट में, फिर कोई और एंजाइम उसको मिलकर उस पर काम कर देगा. ठीक है, अगर मतलब इससे समझ में ये आता है कि अगर एक सब्सटेंस पर मल्टीपल एंजाइम के एक्शन की जरूरत है तो वो इस तरह से स्टेप वाइज प्रोसेस में डिफरेंट एंजाइम में से पास करता है, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे में एक एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दूसरा एंजाइम उसी प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट ले लेता है और उस पर काम करता है. नेक्स्ट इसी के साथ है आपके पास यूजेस ऑफ एंजाइम्स. आपको ये पॉइंट ज्यादा लग रहे हैं लेकिन आपको मैं डायरी भी असाइन कर दूं कि आपने 5 पॉइंट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 पॉइंट्स हैं वो मंडे की डायरी है, और उससे नेक्स्ट जो दो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यूजेस ऑफ एंजाइम है ये ट्यूसडे की डायरी है. ठीक है, तो यूजेस ऑफ एंजाइम में ऑलरेडी हेडिंग्स बनी हुई है बुक में कि एंजाइम्स फूड इंडस्ट्री में भी यूज हो रहे हैं. देखिए फूड इंडस्ट्री में जहां कार्बोहाइड्रेट्स के साथ काम करना पड़ रहा है, स्टार्च वगैरह को ब्रेक करना पड़ रहा है, तो एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है. वहां पर जितने भी ब्रेड और बन इस तरह की स्टार्च वाली प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी कैसे, देखिए रोज बेकरीज में ब्रेड और बन सप्लाई किए जाते हैं, तो इतनी जल्दी इनकी प्रोडक्शन कैसे हो जाती है. इंडस्ट्री में इनकी भी कैटालिसिस के लिए एंजाइम्स यूज किए जाते हैं. फिर ब्रूइंग इंडस्ट्री बताई गई है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में अल्कोहल और डिफरेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं. फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है यीस्ट. ठीक है, यीस्ट बहुत सी चीज बनाने में यूज हो रहा है, और आपके पास चीज जो है, चीज और यीस्ट जो है ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और इतनी ज्यादा अमाउंट इनकी भी बन रही है, हर रोज बन रही है, क्योंकि ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में इनके लिए भी एंजाइम्स यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है पेपर इंडस्ट्री का. तो पेपर इंडस्ट्री में कुछ एंजाइम्स यूज किए जाते हैं ताकि वो पेपर जो है वो स्टार्च से बनता है, प्लांट सोर्स वाले चीजों से बन रहा है ना, तो पेपर में स्टार्च यूज होता है. अगर उस स्टार्च की विस्कोसिटी को कम करने के लिए वहां पर एंजाइम, अब कौन सा एंजाइम यूज करेंगे स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए, आपने याद रखना एमाइलेज यूज होता है. ठीक है, तो वहां पर एमाइलेज एंजाइम यूज किया जाता है ताकि स्टार्च ब्रेकडाउन हो जाए और पेपर की विस्कोसिटी थोड़ी कम हो जाए. लास्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स के आप बहुत से एग्जांपल्स देखते हैं कि कपड़ों पर डिफरेंट स्टेन्स लग जाते हैं, खाने का अगर स्टेन लगा है तो उसमें ऑयल हो सकता है, अगर ऑयल वाली कोई चीज खाने पे गिर जाए तो उस स्टेन को कैसे रिमूव करेंगे. इसके अलावा डिफरेंट जैसे बच्चे खेलते खेलते गिर रहे हैं ग्राउंड पर तो ग्रास उनके कपड़ों पर लग सकती है. इस तरह के जितने भी स्टेन्स हैं उनको रिमूव कैसे किया जाए, तो उनके लिए बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं. देखिए कपड़ों पर लगने वाले जो दाग हैं, अगर उनमें कोई ऑयली चीज है, किसी खाने का दाग है, कोई भी ऑयली चीज गिर गई है, या कोई भी ऐसी चीज जो प्रोटीन या लिपिड इन नेचर वाली थी, तो उसके लिए डिटर्जेंट्स में भी ऐसे एंजाइम्स यूज किए जाते हैं जो उस लिपिड या ऑयली कंटेंट को ब्रेक करते. जैसे कि अब ग्रीस के कपड़ों पर ग्रीस लग जाती है, उसको ब्रेक कैसे किया जाएगा, उसको कैसे वहां से रिमूव किया जाएगा, तो इन सब चीजों के लिए भी डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, और उन डिटर्जेंट्स में भी एंजाइम्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो ये मेजर यूजेस थे एंजाइम के, इनको अच्छे से याद कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं. इंडिविजुअल पॉइंट भी पूछा जा सकता है, राइट द यूज ऑफ एंजाइम इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री और राइट द यूज ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री, या फिर आपको ओवरऑल यूजेस भी पूछे जा सकते हैं. तो अच्छे से आपने याद करना, ये आपकी 2 डेज की डायरी है. फर्स्ट 4 पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मंडे की डायरी है, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और यूजेस ऑफ एंजाइम्स इज फॉर ट्यूसडे. अच्छे से लर्न करें इसको. थैंक यू.